जिस दिन पाकिस्तान टीम कोई मैच सुकून से जीत गई ना, कयामत की निशानी में से एक दिन होगा वो। पहले खुद ही एक मैच को बनाते हैं और अगले पल खुद ही उस मैच को इतना फंसा देते हैं कि लगता है कि अब 100% चोक कर जाएंगे। इतना डीप लेकर गए इस गेम को, पहले खुद ही एक इजी चेज बनाया, फिर इतना डीप लेकर गए कि आखिर में लास्ट ओवर में 2 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीता है। ये तो शुक्र है कि टारगेट 264 था। साउथ अफ्रीका क्लियरली 30-40 रन शॉर्ट था। अगर ये टारगेट 290 प्लस होता, 300 होता, तो 100% ये रिजल्ट डिफरेंट होते। पाकिस्तान और मुश्किल सिचुएशन में होता ये मैच टारगेट को चेस करते हुए। खैर, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहला ओडीआई हराया है, 2 विकेट से पाकिस्तान जीता है। एक अच्छा स्टार्ट शाहीन को मिला एज अ कैप्टन। पहला मैच खेल रहे थे फैसलाबाद के अंदर, 17 साल के बाद क्रिकेट आया, हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज हुआ है ओडीआई के अंदर फैसलाबाद में, और एज अ कैप्टन उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला है इस वक्त कि पहला मैच वो जीत गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लेकिन वही होता है जब पाकिस्तान मैच जीतता है, ये सारी चीज़ें इग्नोर होती हैं क्योंकि हम जीत चुके होते हैं, तो हर तरफ से नैरेटिव कोशिश किया जाता है कि इस तरह का बिल्ड किया जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एक क्लाउन मैनेजमेंट बैठी हुई है ना, चेयरमैन से लेके नीचे तक, स्पेशली आकिब जावेद जैसा बंदा, एक इगोइस्टिक माइंडसेट जो अपनी इंडिविजुअल अना के चक्कर में अपने आप को खुश करने के लिए जिस तरह की टीम बना रहे हैं और जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, आने वाले वक्त में ये आकिब जावेद हमारी टीम को इस लेवल पे ले जाएंगे कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे होंगे, अल्लाह ना करे। और वो क्वालिफायर्स जब हम जीत रहे होंगे ना, क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो हम खुशियां मना रहे होंगे क्योंकि हमारी खुशियां आहिस्ता आहिस्ता इतनी नीचे जा चुकी हैं कि हम बायलेटरल जब जेड टीम से जीतते हैं, सी डी टीम से जीतते हैं, इतना सेलिब्रेट करते हैं, इतना एक्सैजरेट करते हैं। आप देखें 30-20 पाकिस्तान जीता था, बाबर की परफॉर्मेंस को इतना एक्सैजरेट किया तनवीर अहमद जैसे लोगों ने, राशिद लतीफ़ जैसे लोगों ने, एज ए वर्ल्ड कप जीता हो। तो हम बायलेटरल के अंदर अगेंस्ट जेड टीम इतना सेलिब्रेट करने लग गए हैं, इतना एक्सैजरेट करने लग गए हैं कि हमारी खुशियां बहुत छोटी हो चुकी हैं। हम असल मुद्दे से बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बायलेटरल अगेंस्ट जेड टीम जीतने पर ट्वीट कर रहे होते, दूसरी तरफ इंडिया की वुमेन्स टीम, मेंस टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, हम बायलेटरल पे खुश हो रहे हैं यहाँ पे। तो आकिब जावेद जैसा बंदा एक अपनी अना के चक्कर में ना पूरी टीम को तबाह कर रहा है। पहले लगता था कि शायद रिजवान के ये डिसीजंस हैं जो इस तरह के ब्लंडर वो कर रहे हैं एज अ कैप्टन, लेकिन जब देखा कि नहीं भाई, रिजवान को चेंज करते ही यहाँ पे शाहीन के कैप्टन बनते ही वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, तो लग गया कि भाई ये सिर्फ मैनेजमेंट का ब्लंडर है, उनकी स्टूपिडिटी है, उनकी ईगो है, अना है, जो हमारी टीम को डिस्ट्रॉय कर रही है। एक तो पहले कैप्टन ऐसे चेंज कर रहे हैं जैसे हमारे कपड़े चेंज होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी ऐसे कैप्टन चेंज करेंगे, कौन रिजल्ट्स लेकर आ सकता है इस तरह भाई। और चलो कप्तान आपने चेंज कर भी दिया तो कम से कम टीम तो ढंग की बना लें। अभी भी वही ईगो है कि हमने क्या करना है, हमने ऑलराउंडर्स की भरमार करनी है। जैसे हमारे पास हार्दिक पांड्या भी है, हमारे पास जैक कैलिस भी है, हम सारे ऑलराउंडर्स खिलाएंगे, हम बॉलर शॉट रहेंगे। शाहीन नसीम ये दोनों फिटनेस के मसाइल इनके बहुत सारे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में ये स्ट्रगल करते हैं, मुसलसल करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं दोनों पेसर के साथ हम अपनी टीम बनाएंगे। एक हमारा स्पिनर होगा जिसके पास स्किल्स इतनी नहीं है, वो लिमिटेड स्किल्स है, अबरार अहमद, वो टीम के अंदर मौजूद होगा। बाकी बैकअप कौन होगा आपका, नवाज, सलमान अली आगा, साइम अयूब, हुसैन तलत, ये आपके बाकी बॉलर्स हैं और आप 50 ओवर का मैच खेलने जा रहे हैं। ये प्लानिंग है हमारी। जब तक आपके डिसीजन सही नहीं होंगे, आप मेरिट पे डिसीजन लेना शुरू नहीं करोगे, अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं बनाओगे, नहीं जीत सकते भाई। इस तरह की जीत आपको मिल जाएंगी धक्के खा खा के अगेंस्ट जेड टीम के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक आई थिंक कोई 2-3 साल के बाद कमबैक कर रहा है, वो मार रहा है आपके बैट्समैन को, कुटाई लगाई है उन्होंने। अपने घर पे हम खेल रहे हैं और इतनी डिफेंसिव अप्रोच कि हमने ऑलराउंडर्स की भरमार रखनी है। कोई वर्ल्ड कप नॉकआउट नहीं था, कोई फाइनल नहीं था कि आपने सारे वही प्लेयर्स खिलाने हैं, अपनी सीनियर टीम खिलानी है, फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी है। हसीबुल्ला बाहर बैठा हुआ है, फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ है, वसीम जूनियर को एक मैच नहीं मिल रहा, ये सारे प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं। वही फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी, वही स्टेटस को के इर्द गिर्द घूमने वाले प्लेयर्स खेलेंगे, और फिर हम कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि आप उनको ग्रूम नहीं कर रहे हैं। अपने घर पे जेड टीम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की टीम 3-4 डेब्यूटेंट्स खिला सकती है, हम अपने घर पे अपने यंगस्टर्स को नहीं खिला सकते। यानी हम इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते उनके ऊपर, या उनको टिकने देना ही नहीं चाहते हैं। सुफियान मुकीम को उठा के इमर्जिंग एशिया कप में भेज दिया, जो आपका इंटरनेशनल का प्लेयर है, जिसको आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं, एक सीरीज खिला के 3 सीरीज में बाहर बैठाते हैं, फिर उसको इमर्जिंग एशिया कप में भेज दिया। इरफान खान न्याजी को वहाँ कैप्टन बना दिया। हर इमर्जिंग एशिया कप में कोई नया कैप्टन होता है और उसके बाद वो उस टूर्नामेंट के बाद गायब हो जाता है। फिर ना वो पीएसएल में आता है, ना वो कोई अंडर-19 खेलता है, ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, ना इंटरनेशनल में आता है। वो जाता कहाँ है भाई? कितने हर साल आप कैप्टन चेंज करते रहोगे, इस सिस्टम में कौन सा प्लेयर बन पाएगा? कैसे समझेंगे इस बात को कि आप अपने प्लेयर्स को वेस्ट कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं? माइक हैसन की हिपोक्रेसी देखें, जो मैं कहता हूँ ना डे वन से कि ये कॉम्प्रोमाइज कोच है, कोई फायदा नहीं है। सारे गोरों में सबसे बुरा कॉम्प्रोमाइज कोच अगर कोई होगा, माइक हैसन होगा, जो बैठ के ये कहता है कि वसीम जूनियर पाकिस्तान में इस वक्त एक वाहिद बॉलर है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, जिसके पास रिवर्स स्विंग स्किल है, लेकिन एक मैच नहीं मिलेगा उसको। इमेजिन करें आप, ना T20 ना ODI। हारिस रऊफ के ऊपर अभी बैन लगा हुआ है, वसीम जूनियर को मौका नहीं मिला, लेकिन गारंटी हारिस रऊफ जैसी थर्ड ODI के अंदर एलिजिबल होगा खेलने के लिए, उसकी जगह बन जाएगी, लेकिन वसीम जूनियर की जगह नहीं बनेगी। हुसैन तलत इतनी बड़ी पर्ची वहां पे टीम में मौजूद है, वो खेलता रहेगा। ठीक है, वो ODI के अंदर कुछ ना कुछ रन बना सकता है, लेकिन भाई उससे पहले बहुत सारे प्लेयर्स थे जो आपके सिस्टम के साथ चलते हुए आ रहे थे। इसी पोजीशन पे आपने कामरान गुलाम को खिलाया था, कहाँ गायब कर दिया भाई उसको?
जो रिप्लेसमेंट आया था बाबर आजम की, बाबर आजम ने क्या कर लिया कामरान गुलाम के ड्रॉप होने के बाद? चैंपियंस ट्रॉफी फेल, ट्राई नेशन सीरीज फेल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज में वो फेल, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज में वो फेल, 2025 में कंप्लीट फेलियर। और रिप्लेस आपने किसको किया? आपने किया कामरान गुलाम को। क्यों? उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। T20 के अंदर बाबर आजम कैच ड्रॉप करते हैं, T20 के अंदर बाबर आजम फील्डिंग मिस करते हैं, बाउंड्री हो जाती है। लेकिन फील्डिंग किसकी बुरी है? कामरान गुलाम की बुरी है, क्योंकि वो आपका फेवरेट नहीं है, वो पोस्टर बॉय नहीं है, उससे आप अपना मंजन बिकवा नहीं सकते हैं। आपने इस वजह से उसको ड्रॉप कर दिया है। ओडीआई के अंदर आपने आकिफ जावेद को खिलाया, उसको आपने गायब कर दिया। ब्रेनलेस मैनेजमेंट है। आप इस तरह से कभी अपनी टीम ना बना सकते हैं, ना आप किसी टूर्नामेंट के अंदर जाके कुछ जीत सकते हैं, या हमें ये उम्मीद हो सकती है कि यार ये टीम जीतेगी। ख्वाहिश होती है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये टीम कुछ अच्छा डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि मेरिट ही नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक टीम तबाह है, हर दिन कैप्टन चेंज हो रहा है, बॉलर आप शॉट खिलाए चले जा रहे हैं, कैसे जीतेंगे आप? जीतते रहे फिर जेड टीम के अगेंस्ट, इसी को सेलिब्रेट करें। हमारे वैसे भी इंडिविजुअल सुपरस्टार कल्चर है, बाबर आजम आउट होता है, सारे लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने इज्जत दी। अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, देख लिया उसको, आउट हो गया, अब टीम को तो बैक कर लो। नहीं, हमें बाबर चाहिए है टीम के अंदर, बाकी हमें कोई नहीं चाहिए। बस वो खेलता रहा। क्या कर लिया आज उसने? मैंने पहले भी कहा था T20 की वीडियो के अंदर कि बाबर आजम के फैंस को समझना पड़ेगा, ये ईद का दिन है उनके लिए। एक दिन आता है आपका, हो गई परफॉर्मेंस, कर लिया कम बैक, बैट पैच आ गया वापस। वो जो संजू फिल्म का डायलॉग था, नॉट फिनिश नॉट फिनिश, वो अखबार के ऊपर जो नॉट फिनिश लिख देते थे, उसमें बाबर आजम की ऐसी तस्वीर लगाई थी जैसे अब हर मैच में 50 करेगा, 100 करेगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आएंगी, अगले ही 2 दिन बाद उठा के वो भाई साहब फिर फेल हो गए। 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक बाबर आजम को स्पिनर के अगेंस्ट कैसे टैकल करना है ये समझ में नहीं आया है। हर दफ़ा वही होता है, स्पिनर के अगेंस्ट आके वो स्ट्रगल करते हैं और आउट होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं करते, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं करते। ना हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलेंगे, ना कायद आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, ना कोई डोमेस्टिक खेलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कभी नेट की वीडियोस आती है ना, जब नेट्स कर रहे होते हैं सारे बैट्समैन, तो बाबर आजम क्लब लेवल के बॉलर्स के आगे भी फंस रहे होते हैं, नहीं खेला जा रहा होता उनसे, कभी एलबीडब्ल्यू होते हैं, कभी बोल्ड होते हैं। तो ऐसा बंदा क्यों जाके डोमेस्टिक में खेलेगा कि वो एक्सपोज हो जाए? अब उनको एक्सपोज नहीं होना है। जितना बर्बाद बाबर आजम को क्रिटिसिज्म ने नहीं किया ना, उतना बर्बाद बाबर आजम को इस प्रोटेक्शन ने किया है, जो प्रोटेक्शन उनके फैंस उनको प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी पीआर उनको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि आपने एक बबल बना दिया है, उस बबल के बाहर आप लोग खड़े हुए हो प्रोटेक्शन करने के लिए। जैसे ही कोई क्रिटिसिज्म करने आता है आप उसको बचाते हो। बाबर आजम कहता है ठीक है भाई, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब मेरे फैंस बैठे हुए, मुझे इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है? जब ब्रेन वॉश कल्ट बैठकर मुझे डिफेंड करती रहेगी हर मैच में, हर फेलियर पे, तो मुझे जरूरत क्या है कुछ करने की? कैसे इंप्रूवमेंट आएगी भाई? थोड़ा बहुत उस बबल को खोलें, उसको निकलने दें बाहर, उसको परफॉर्म करवाएं, डोमेस्टिक के अंदर जाए, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करे, परफॉर्म करे। इतनी ओवर प्रोटेक्शन ना आपके फेवरेट प्लेयर को तबाह कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है, और उसकी वजह से कितने प्लेयर्स हैं जो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कामरान गुलाम को जगह नहीं मिल पा रही है। और लोग कहते हैं कामरान गुलाम तो मिड है यार, बेकार है। कैसे बेकार है भाई? कैसे बेकार है? अफ्रीका के साथ जब हमने ओडीआई सीरीज खेली थी ना, नंबर 6 पे बैटिंग करने आया था, रिजवान ने कहा था सिंगल डबल करो, सिंगल डबल। उसने 30 बॉलों पे 60 बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में आया था, आती डेब्यू पे सेंचुरी मार दी थी। कैसे कर लिया था उसने ये सब? वो तो मिड लेवल का प्लेयर है ना, बेकार प्लेयर है वो। आप खिलाओगे ना उसको एक नंबर पे तो खेल लेगा। लेकिन बाबर आजम को आप मुसलसल 20 25 30 मैचेस मिलते हैं, एक 50 तो आएगी ना कहीं। भाई किसी बुरे से बुरे प्लेयर को, ये तो फिर टेक्निकली साउंड है, किसी बुरे से बुरे प्लेयर को आप उठा के 25 मैचेस दे दो, एक मैच में परफॉर्म कर लेगा भाई वो। साइम अयूब ने भी इतने मैचेस खेल खेल के डक पे आउट होके एक 50 कर ही ली थी ना, तो अब हम बोले साइम तो किंग है, किंग इज बैक, किंग इज बैक। ऐसे नहीं होता है। फ़हीम अशरफ ने 10 साल खेल लिया, 10 साल में कौन सी उसकी परफॉर्मेंसेज यादगार है? इस एशिया कप की। इमेजिन 2016-17 में खेलने वाला बंदा 2025 में परफॉर्म कर रहा है। तो इतने मैचेस, इतने चांसेस किसी को भी मिलेंगे ना, वो खेल लेगा भाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि T20 में एक परफॉर्मेंस आ गई थी, वन ऑफ इनिंग्स थी वो। आज फिर जब चेस करना था, मुश्किल चेस करना था, वो नहीं चल पाए, वो नहीं खेल पाए। इवन बाबर के फैंस को भी ये बात पता है कि अगर बाबर आजम क्रीज पे खड़े हैं तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जब तक वो खड़े हैं पाकिस्तान मैच जीत सकता है। क्योंकि जब कोई किंग के रुतबे का प्लेयर होता है, आपका सबसे बड़ा बैटर होता है, बैकबोन होता है, जब वो अपनी बैटिंग पे आता है ना, तो टीम के फैंस को पता होता है कि यार ये जब तक खड़ा है ना मैच जीत जाएंगे। लेकिन बाबर के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मीडियोकर प्लेयर है, एक मीडियोकर माइंडसेट के प्लेयर को जब आप इतना ऊपर बना देते हो ना, तो फिर यही होता है। और हमारे मैनेजमेंट के कान को जूं तक नहीं रेंगती कि भाई पीआर को धक्के मारे, इस प्लेयर को बोलें भाई जाके डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक परफॉर्म कर लो, वापस आ जाना। मीनवाइल एक मेरिट पे बंदे को लेकर आ जाएंगे, भाई कामरान गुलाम खेलता रहे, कामरान गुलाम को हम खिला लें। लेकिन नहीं, कामरान गुलाम नहीं खेलेगा, सऊद शकील नहीं खेलेगा। मैनेजमेंट की एक और कारस्तानी, हसन नवाज बैटिंग एट नंबर 7। आप इमेजिन करें कितना बड़ा क्रिमिनल एक्ट है ये। जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर खेला था ना पीएसएल में, तब भी मैंने वीडियो में कहा था, बाद में पाकिस्तान टीम के मैच के दौरान भी कहा था कि वन ऑफ इनिंग्स इसकी आएगी मिडिल ऑर्डर के अंदर, हवा बनेगा, उसको वहीं पे खिलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हसन नवाज इतना बुरा बन जाएगा कि उसको विलन बन के टीम से बाहर निकालेंगे, उसको विलन बनाएंगे ये। और वही हो रहा है, क्योंकि उसका स्टाइल उस तरह का है ही नहीं जो आपने उसको मिडिल ऑर्डर में एक्सपेक्ट किया हुआ है। या फिर आपने उसको अब फिनिशर का रोल दे दिया है यार, अब तो समद को खिला लो वहाँ पे, इरफान खान न्याजी को खिला लो वहाँ पे।
हसन नवाज को क्यों वेस्ट करना है? पहली बात तो उसको ओडीआई में रखना ही गलत डिसीजन था कि अभी उसने बहुत कुछ सीखना था, टेक्निकली अपने आप को बेहतर करना था। टी20 में आप रिस्क ले सकते हो, बट ओडीआई एक डिफरेंट फॉर्मेट है। आपने उसके अंदर उसको फिनिशर बना दिया है, यानी इससे ज़्यादा कोई तरीका कुछ हो सकता है कि आप किसी प्लेयर को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ स्टेटस को के प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है, उस जगह को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई उस जगह पे आके कब्जा ना कर ले। तो ऐसे प्लेयर रखो जिसको निकालना आसान हो, जिसको कटाना आसान हो। जिस तरह सफाई से इन्होंने सुफियान मुकीम को बाहर रखा, इन्होंने कामरान गुलाम को बाहर निकाल के रखा, इन्होंने सऊद शकील को बाहर निकाल के रखा, इन्होंने आकिफ जावेद को बाहर निकाल के रखा। ये सारे प्लेयर्स बड़ी सफाई से बाहर होते चले गए, किसी को मौका नहीं मिल रहा। वसीम जूनियर सिर्फ घूमे चले जा रहा है, वर्ल्ड टूर करेंगे, पाकिस्तान घूम लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम में नहीं खेलेंगे। हिपोक्रेसी की आला एग्जाम्पल अगर देख रही ना तो माइक हैसन को देखें, जो इस बंदे को हाईली रेट भी करता है और खिलाता भी नहीं है। कोई दुनिया के अंदर कोई कोच या कोई कैप्टन ऐसा होगा जो बोलेगा ये मेरा प्लेयर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, रिवर्स स्विंग भी आती है, हम खिलाएंगे नहीं। लेकिन ये साजिशें होती हैं इन लोगों की, ये ज्यादतियाँ होती हैं, और यही काम ये हसन नवाज के साथ भी करेंगे। खैर, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा दोनों ने बहुत अच्छा खेला, बीच में एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की, ऊपर से साइम अयूब और फ़खर जमान की ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, बीच में एक बंदा था जिसने आके एक वॉकिंग विकेट बन के रह गया है वो। ऊपर से दो लोगों ने अच्छा खेला, नीचे से दो लोगों ने अच्छा खेला, बीच का बंदा जो है वो अपनी विकेट थ्रो करके चला गया, आउट होकर चला गया। आगा, सलमान 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड वो ले चुके हैं और तीनों मरतबा चेस करते हुए लेकर गए। आज का बहुत अच्छा खेला आगा ने, लेकिन यहाँ पे फिनिश करना चाहिए था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान अली आगा की थी कि पूरा मैच बनाया, अब यहाँ से मैच को फिनिश करना था। जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, गंदा शॉट खेल के आउट हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से अपनी विकेट थ्रो की है। इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। यहाँ पे आगा की जिम्मेदारी थी मैच को फिनिश करना, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने गेम को यहाँ तक लेकर आया, मैच को जिताने के लिए फिनिश करना था। रिजवान भी लाख इख्तलाफात हों, लेकिन कई दफ़ा ना क्रूशल टाइम पे रिजवान भी चेस करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन एक बंदा है जो नहीं होगा। रिजवान वर्ल्ड कप के अंदर अब्दुल्ला शफीक के साथ उन्होंने चेस किया था, ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर सलमान अली आगा के साथ किया था, दोनों जगहों पर उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया, आज भी किया, कई जगहों पे किया, इंडिया के साथ भी एशिया कप के अंदर नवाज़ के साथ मिलकर किया था। लेकिन एक बंदा है जो आपको कभी भी स्टेप अप करते हुए नज़र नहीं आएगा। बट एनीवेज, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जिस चीज़ को देखकर होती है ना, वो हमारे इस सिस्टम को देखकर हो रही है, इस मैनेजमेंट को देखकर हो रही है, जो लिटरली आहिस्ता आहिस्ता उस डगर पे हमारी टीम को लेकर जा रहे हैं कि हम एक टाइम आएगा कि लिटरली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे होंगे। क्योंकि हम मुसलसल एक तो जिस तरह की प्लेइंग 11 बनाते हैं हम, हमारे बॉलर शॉर्ट हैं, हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम आएगा हमें जेड टीम भी आड़े हाथों लेकर बड़े आराम से मैच हरा के जाएगी, पर हम क्या करेंगे? हम कहाँ खड़े हुए होंगे? कोई हमें वैसे ही नहीं पूछता है। 8 प्लेयर्स तो अभी साउथ अफ्रीका के इस टीम में थे ही नहीं, जो अगले महीने इंडिया की टीम में खेल रहे होंगे, जो इंडिया जाकर पूरी सीरीज़ खेल लेंगे। हमारे पास वो सारे प्लेयर्स मौजूद नहीं है। इस पोजीशन पे लाके हमें आकिब जावेद ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हम जेड टीम के साथ भी धक्के खा खा के जीत रहे हैं। बहुत मुबारक हो, बहुत खुश हो कि भाई हम यहाँ पे पहला मैच जीत गए। हमें उसूलन ये तीनों मैचेस जीतने चाहिए और वन साइडेड जीतने चाहिए थे। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ अभी इंडिया गई थी ना, तो इंडिया ने उनको ऐसा सीधा किया है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड है अपने होम ग्राउंड के हिसाब से उनको वैसे ही खेलने दिया। यहाँ पे अफ्रीका आई है ना, अपनी जेड टीम लेकर आई है, आप फुल स्ट्रेंथ खेल रहे हो, आपको चाहिए कि वन साइडेड आप सारे मैचेस जीतो। हारना तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पे अपने घर पे। लेकिन वही बात है ना कि जिस तरह की हमारी कॉम्प्रोमाइज टीम है, जिस तरह की हमारी सिलेक्शन है, वॉकिंग विकेट बने हुए हैं सारे के सारे, बॉलर हमारा शॉर्ट है, कैप्टन के पास अपनी टीम मौजूद नहीं है, बायलैटरल की बेसिस पे हर दिन कैप्टन चेंज हो रहा है। चेयरमैन को कुछ नहीं पता क्रिकेट का, लेकिन कम से कम अपनी टीम ऐसी बना ले नीचे वो कि जो ब्यूरोक्रेट्स ना हो, जिनको क्रिकेट का पता हो, कोई चाबी उनको भरता रहता है, वो अपनी दुनिया में खुश होते रहते हैं कि भाई नकवी सुपर मैसी, नकवी सुपर मैसी। आकिब जावेद जैसे बंदे को पहले तो बाहर निकालें, जो अपनी ईगो के अंदर पूरी टीम को बर्बाद कर रहे हैं। कप्तान एक होना चाहिए जिसके लिए, जिसको पता हो कि मेरी टीम ये है और मैं इस टीम को फाइट करवाऊंगा, लड़वाऊंगा। 50 ओवर के मैच में कैप्टन के पास लड़वाने के लिए बॉलर्स मौजूद नहीं है। आपने सुफियान मुकीम जैसे स्किलफुल बॉलर को एशिया कप खेलने भेज दिया, इमर्जिंग एशिया कप। बड़े लड़के हम यहाँ से भेजे थे एशिया कप खेलने के लिए, छोटों को हम खिलाते नहीं हैं, छोटों को हम लेकर आ जाते हैं बैकअप के तौर पर इंटरनेशनल में, फिर उनको वहाँ भी नहीं खिलाते। मतलब ऐसी ऐसी ज्यादतियाँ होती है ना, देख कर एक बंदा डिप्रेस हो जाए। इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस वक्त ये सब देखकर कि बेशक पाकिस्तान ये मैच जीता है, लेकिन ये मैच इस तरह नहीं जीतना था। हमारे ये दिन आ गए कि हम हर टीम के साथ धक्के खा के जीतने, हमें पता ही नहीं होता हम ये मैच जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हम अपने लिए ही कॉन्फिडेंट नहीं है, अब ये हालात बन गए। और वो वक्त दूर नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान एक नहायत बिलो एवरेज टीम कहलाएगा। अभी फिर भी कहीं ना कहीं व्यूअरशिप की वजह से आ जाता है, बिलो एवरेज टीम कहलाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश बन के रह जाएंगे हम लोग, या बांग्लादेश से भी नीचे हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली।